जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं जनसंसद। हिंदुस्तान की संसद में विधायिका में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने हिंदुस्तान में पहली बार एक टेलीविजन की संसद बुलाई है और इसमें संसद सदस्य आकर और माननीय प्रतिनिधि आकर भी अपनी बात को रखते हैं। हम चाहते हैं कि 130 करोड़ के हिंदुस्तानियों के मुद्दों की यहाँ पर विस्तार से चर्चा हो, विधायक चर्चा हो और उन चर्चाओं को पूरा हिंदुस्तान सुने, समझे और उसमें सहभाग ले। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आज की जनसंसद शुरू हो रही है। मुद्दा है हिंदुस्तान का एक ऐसा दुश्मन, जो दुश्मन आए दिन हिंदुस्तान को किसी न किसी कारणों से, तरीकों से प्रयास करता है कि ठेस पहुंचाए, भावना दुखाए, विचलित करे, डिस्टर्ब करे और उसको कुछ भी करके ये चीजों को करने में वो कामयाब रहने का प्रयास करता है। इस बार उसने हरकत की है। हमारे पूर्व सैनिक और भारत माता के सुपूत कुलभूषण जाधव, इनको गलत तरीके से अरेस्ट करके फांसी की सजा तक सुना दी है और ऐसे में 130 करोड़ लोगों का स्वाभिमान, भारत की संप्रभुता इन सब पर आंच आई है और ऐसे स्थिति में हिंदुस्तान हमेशा एक साथ कदम ताल करता है, हाथ उठाकर एक साथ चलता है। ये भावना व्यक्त करने के लिए आज का संसद का ये कार्यक्रम अपना जनमत, अपनी सहमति और सरकार ने कुछ भी करने के लिए आग्रह इस आज के प्रस्ताव के द्वारा भारत के मुख्य संसद और सरकार को भेजेगी। इसी मुद्दे को शुरू करते हैं। विषय है कुछ भी करो, कुलभूषण को लाओ, चाहे पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ। पाकिस्तान को नामो निशान मिटाने तक की जरूरत अगर पड़ती है तो वो भी हमने करनी चाहिए। इस आशय के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के जनसंसद को। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे पैनलिस्ट हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, आपका स्वागत है। आप हमेशा टीवी चैनलों पर दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनकी एक दहाड़ से ही पाकिस्तान हिल सकता है, लेकिन बार बार वो ये कोशिश करता है कि ऐसे दहाड़ों को, ऐसे आवाज़ों को, ऐसी गर्जना को नज़रअंदाज करके के दिखाए। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण नाम है दलबीर कौर जी, सरबजीत जी की बहन हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ऐसे परिस्थिति को पहले देखा है, भोगा है, उस दर्द को प्रत्यक्ष खुद के प्रति एहसास किया हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान तब भी उनके साथ था, आज भी है और वो भी आज कुलभूषण जी के साथ है। ये दर्शाने के लिए पाकिस्तान से बाय रोड लंबा सफर करके यहाँ पर आई है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा जी है, आप एयर वाइस मार्शल एस.के. जिंदल जी है, बाकी अन्य गणमान्य अतिथि हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कार्रवाई की शुरुआत करते हैं। पहली शुरुआत ही करते हैं जीडी बख्शी जी से। बख्शी जी, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है कि पाकिस्तान जैसा मच्छर जैसा देश हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े शेर को ललकारता है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर हम घुटनों पे बैठ जाएं तो सब हमसे बड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी ताकत, जब अपनी ताकत को खुद ही सिमट ले, खुद ही हम इतने उदारवाद हो जाएं, तो फिर ऐसे मच्छर तो हमारे ऊपर भिनभिनाएंगे ही। देखिए, आज हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सुरेश जी सही मानिए, हमें बहुत हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगी। ये हमारे जैसा वेटरन था कुलभूषण जाधव, कमांडर कुलभूषण जाधव, नेवी का एक अफसर जो रिटायरमेंट लेके वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए और छाबहार के फ्री पोर्ट, फ्री ट्रेड एरिया में वो अपनी जायज़ बिजनेस चला रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे, जिसका उसको पूर्ण रूप से अधिकार है। वहां से इसका अपहरण किया गया, जो अपने आप में एक जुर्म है। वहां से अपहरण किया गया। ये जैसे गैंगस्टर कोई देश हो, वो गैंगस्टरों की तरह उसको अपहरण करके, अगवा करके बलूचिस्तान में ले जाया गया। बलूचिस्तान में ले जाकर इस बेचारे हमारे वेटरन को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया है, जिस वहशीपने से टॉर्चर किया गया है, वो साफ विदित हो रहा था। जबकि उस दिन बेचारे को कैमरों के सामने लाया गया, उसको सोडियम पेंथॉल के इंजेक्शन दिए गए थे, जिससे कि वो बिल्कुल वुडन तरीके से बेचारा मम्मी की तरह बोल रहा था। और उसके अंदर भी
इन लोगों ने कोई 105 तो एडिटिंग करी सुरेश जी, उस 5 वीडियो कैमरे के। लगाए थे। 5 कैमरे लगा के 105 एडिटिंग करनी पड़ी वो झूठ का वो पर्दा सहारा लेने के लिए। और torture- ऐसा लग रहा था जब वो बोल रहे थे, अपने बयान दे रहे थे, तो उनकी आंखें एक कैमरे की तरफ थी, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर लगाया था। टेलीप्रॉम्प्टर लगा था और उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से जो एडिटिंग की जा रही थी, साफ जाहिर था कि जबरदस्ती इनके ऊपर आरोप थोपे गए हैं, टॉर्चर करके कबूलनामा इनसे साइन कराया, फिर एक कांगरू कोर्ट, एक फौजी अदालत के सामने रखा गया सुरेश जी। उसके बाद इनको सजाए मौत, ये जुडिशियल मर्डर है हमारे एक सैनिक का, हमारे एक वेटरन का। और हम वेटरन जिसको अब बर्दाश्त की भी हद हो गई है। हमने लाश देखी कैप्टन सौरभ कालिया की, हमने लाश देखी आपके भाई की, अब कितनी और लाशें हम देखेंगे जिसकी दुर्गति की हो। अरे साहब, जब सौरभ कालिया की लाश आई थी, पूरे बदन में सिगरेट के जलाने के निशान थे, सारी हड्डियां तोड़ी हुई थी, आंखें बाहर निकाली हुई थी। और फिर बोला ऊपर से साहब कि ये जंगली जानवरों ने किया। अरे साहब, जंगली जानवर इतना बदतर व्यवहार नहीं करते जितना पाकिस्तान करता है। दुनिया में जंगली जानवरों से बदतर तो पाकिस्तान है ही। पाकिस्तान के ये जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक इस मुल्क का है। और देखिए हमारा उदारवाद, 93,000 कैदी थे सुरेश जी हमारे पास 71 की लड़ाई में, एक एक हमने वापस दिया, जबकि बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के लोग कह रहे थे कि उनमें से कोई 200 के ऊपर वो वॉर क्राइम्स ट्रायल्स करना चाहते हैं, जिन्होंने बलात्कार किए थे सामूहिक, जिन्होंने टॉर्चर किया था, जिन्होंने रेप किया था, मर्डर किया था, उनका वो ट्रायल करना चाहते थे। हमने उदारवाद में सब कुछ, सारे के सारे कैदी पाकिस्तान को दे दिए। वो तो क्या, हमने उनके आतंकी पकड़े तो भी उनको बिरयानी वापस खिलाई, बिरयानी हमने खिला के बिरयानी भेजे खिलाई। हैं साहब। और हमारे सैनिक के साथ ये हाल, जिसके पास रजिस्टर डॉक्यूमेंट है कंपनी बनाने के और बिजनेस करने के, उसके बावजूद, क्योंकि ये उनका चरित्र है। लेकिन ये चरित्र कितना गिर जाता है, कितना घिनौना होता है, इसका बड़ा उदाहरण प्रत्यक्ष भुक्तभोगी अगर कोई है तो हमारे साथ दलबीर कौर जी है। दलबीर जी, हम लोग तो कल्पनाएं कर सकते हैं, कर रहे हैं, हम भी उस दुख में शरीक है, समझते भी है, लेकिन आपने प्रत्यक्ष उस दुख को भोगा है। हिंदुस्तान जानना चाहेगा कि आपके साथ क्या हुआ और हमारे कुलदीप जी के साथ, कुलभूषण जी के साथ क्या हो रहा होगा। हाँ, जैसा कि सरजीत के साथ जब हुआ तो बहुत हैरानी वाली बात है कि 1 महीना पहले वहाँ पर FIR दर्ज थी जो मनजीत सिंह के नाम से थी, और इसे पकड़कर उन्होंने जब गलती से जब ये पहुँच गया तो इसे मजबूर किया गया कि तुम बोलो कि मैं मनजीत सिंह हूँ। मनजीत सिंह के नाम से इसे पेश किया गया और 9 महीने तक इसको सुरंग के अंदर रखा, जहाँ पर इसे सिगरेट और बिजली के करंट से जलाया गया और इसके नाखून खींचे गए और खून तक निकाला गया और मारते मारते इसे छोड़ जाते थे, उल्टा लटका कर मारते थे। एक बार उसका कहना है कि मुझे इतना ज़्यादा उल्टा लटका कर मारा कि मैं समझ गया कि शायद मैं आज मर गया हूँ, और उसी हालत में उसे छोड़कर चले गए थे। पानी वानी किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं पूछा। और एक उनका मेजर अब्बास जो आया और उसने बताया सरजीत ने कि बड़े बड़े कील उसके शूज़ में लगे हुए थे जिसके साथ वो मुझे मार रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे हिंदुस्तानियों के साथ जितनी अत्याचार वो करते हैं, शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो शाबाशी देती हूँ अपने उन जांबाज सिपाहियों को, देशवासियों को, जो कि वहाँ जाकर पकड़े जाते हैं उनकी जेल में, लेकिन फिर भी अत्याचारों को सहते हुए वे जीवित रहते हैं। और उनकी मानसिकता जो है परेशानी देने के लिए, मानसिक परेशानी देने के लिए कि ये पागल हो जाएं, तो उन्हें एकदम अलग से रखा जाता है। उनको उनके परिवार के बारे में नहीं बताया जाता है, थोड़ा सा पानी दिया जाता है, रोटी कभी कभी उन्हें दी जाती है, महीनों बदी उनको साबुन वगैरह नहीं दिया जाता, थोड़ा सा पानी होता है जिसके साथ नहाना, शौचालय जाना, कपड़े धोने, उसी को पीना। पानी थोड़ा ही देंगे, खुद तो 8-8 दिन स्नान नहीं करते तो कैदी को क्या देंगे। हाँ, बस इसी तरह से हर तरह से जो भी उनसे मुमकिन हो पाता है कि इसे परेशान करना है कि ये मानसिक तौर पर भी परेशान हो। और वो मैंने जेल के अंदर भी देखा कि बहुत सारी हमारी अभी भी महिलाएं हैं जो कि मैं शुरू से लेकर नरसिम्हा राव जी तक और इन सबको बताती आ रही हूँ, सुषमा जी, राजनाथ जी, सबको मैंने बताया, PMO में बताया कि कम से कम जो हमारी वहाँ पर महिलाएं पागल हो गई हैं, जो हमारे पुरुष पागल हो गए हैं, जिन लोगों के आज भी कलश के अंदर जो हैं अस्थियाँ रखी हुई हैं, कम से कम ऊपर नाम लिखे हैं, सन लिखे हैं, वही उनसे वापस ले ली जाए। जो हमारे पागल हो गए हैं उनको वापस ले आएँ। तो हमारी सरकारें भी ना जाने क्या सोचती हैं, शायद ये सोचती हैं कि पाकिस्तान कुछ करे तो फिर हम करें, वहाँ से कोई आवाज़ आए। इनको इंतज़ार रहता है कि शायद वहाँ से कोई आवाज़ आए
कि वे हमारे साथी के साथ, हमारे नागरिक के साथ क्या करने वाले हैं, तभी हम जवाब दें। जैसा भी बख्शी साहब बता रहे थे कि 93,000 फौजियों का छोड़ देना, लेकिन हमारे 65 और 71 के आज भी उनकी जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके लिए बेचारे उनके परिवार तड़प रहे हैं, उन्हें पता नहीं वो जीवित हैं या मर गए हैं। और जैसा कि मेरे को सरजीत ने भी बताया था कि जेल के अंदर ना रखकर उन कैदियों को, जंगी कैदियों को किसी किले के अंदर रखा हुआ है। और मैंने सरकार को भी बताया कि अचानक के जो भी वहाँ पर किले हैं उनमें छापा मारा जाए, ऐसी जितनी भी जगह वहाँ पर छापा मारा जाए, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत हम लोगों को मिलेंगे। तो सो कुलभूषण के साथ भी ऐसा ही हुआ इसमें, और वो पाकिस्तान से हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते अच्छी कि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हमें ज़्यादा जो चोट आज पाकिस्तान पहुँचाता आए दिन, कभी वे सरजीत और कभी चमेल सिंह और कभी कृपाल और कभी किसी भी नाम से हम देखें, तो आज जो भी वो बचाता है, हमारी सरकार अच्छा बनने की नीति में कि दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी आड़ में भी हमारी कमजोरी को समझते हैं। और इतनी उदारता, इतना अच्छा बनना और इतना दरियादिली बनना मैं नहीं समझती कि अच्छा है। इससे हमारी हिंदुस्तान की छवि जो है, कमज़ोर छवि, एक हम दुनिया को दिखाते हैं हम इतने कमज़ोर हैं कि एक छोटे से अपने दुश्मन देश के आगे भी हम प्रबल हो जाते हैं। हम अपने जो है अपनी बात को कठोरता से, मजबूती से अपने पक्ष को नहीं रख पाते हैं, हम इनसे कमज़ोर हैं। ऐसा भी मैं समझती हूँ कि छवि जो है हमारी, ये छवि की भी चिंता। बिल्कुल मिश्रा जी, खास करके सैनिक तो जब ड्यूटी में रहता है, वर्किंग रहता है, तब तो लड़ाई लड़ता ही है। ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान और ऐसे दरिंदे देशों के कारण वो रिटायरमेंट के बाद भी परेशानी में रहता है। मैं आपको, जैसा कि बहन जी ने कहा, पाकिस्तान को जितनी क्रूरता दिखाना था वो दिखा रहा है, उसको जितनी भी उसकी सोच गलत है इंडिया के प्रति वो दिखा रहा है। अब ये समय आ गया है कि भारत सरकार को एक मजबूत डिसीजन ले, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा देश का पूरा पूर्व सैनिक जो एक्टिविटीज चल रही है और जो पाकिस्तान की सोच है उसके खिलाफ हमेशा किसी भी हद तक जाने को भारत सरकार के साथ खड़ा होने को तैयार है। बिल्कुल जिंदल जी, जब हम ये देखते हैं कि 13 बार संपर्क किया गया भारत सरकार के तरफ से जो पाकिस्तान में हमारा दूतावास है, ये क्या दर्शाता है कि भारत सरकार के 13 बार कहने के बावजूद, मतलब पहले तो मैं इससे नाराज हूं कि 13 बार क्यों कहा गया, एक बार 2 बार सुनता नहीं, तो 3 बार के बाद तो हमारे यहाँ वैसे भी हिसाब किया जाता है, तो 13 बार के बाद भी हिसाब क्यों नहीं किया गया? मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने केस बनाया है वो केस पूरा जाली है। जैसे बख्शी साहब ने बताया तो एक बिजनेस कर रहे थे ईरान के अंदर, उसको किडनैप किया गया। जितने भी ये 7 चार्ज उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं, अगर आप उनको देखा जाए तो एक एक चार्ज जो सारा उनका गलत है, इसीलिए वो अपना चार्जशीट देने को तैयार नहीं है। अगर उनसे वो जो हमारा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो है वो तैयार नहीं है, और जो काउंसलर जो उनको एक्सेस मांग रहे हैं कि उनको मिला जाए, वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उन्होंने ये क्रूरता की है, जो उसमें सब कर रहे हैं अभी भी, जैसे बहन जी बता रही हैं, मालूम नहीं उनके साथ क्या कर रहे हैं अभी तक, किस तरह के इंजेक्शन है, वो जिंदा आएंगे नहीं आएंगे, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इसलिए कोई किसी किस्म का भी हमें दस्तावेज दिखाने को बख्शी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या पाकिस्तान को अति आत्मविश्वास है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों को मैनेज कर लेंगे, या उसको लगता है कि भारत इतने सक्षमता से अपने पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रख नहीं पाता, या तीसरा विकल्प, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों की चिंता ही नहीं करता है? देखिए साहब, ये मुल्क ये बेशर्म हो चुका है, ये अपनी टेरिटरी को रेंट आउट करता है और देशों को, पहले अमेरिका को किया, अब चीन को कर रहा है, और ये समझता है कि चीन के सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बच जाएगा। अभी देखिए मसूद अजहर को अभी जो है हमने डिक्लेयर कराना चाहते थे इंटरनेशनल टेररिस्ट, चीन इसके ने बीच में अड़ंगा डाल दिया है। तो इसको आजकल चीन का बड़ा भरोसा हो गया है कि एक चीन का हाथ मेरी पीठ पर है, तो मैं जो है पंगे ले सकता हूं, और इस तरह के जो राष्ट्र संघ वगैरह में है यहाँ पे मैं आंखें दिखा सकता हूं, और फरेब से, झूठ से। देखिए साहब, ये वो मुल्क है, सुरेश जी सीधी बात की जाए, ये वो मुल्क है जिसने 31 अरब डॉलर खाए अमेरिका के, और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन, अपने यार ये अबाटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री
मी काकुल से मात्र 900 मीटर दूर वो तो अंदर ही हो पाल गया, के वो तो रखा अंदर ही हो गया। 6 साल और कहानी फैला दी थी कि साहब उसका तो डायलिसिस किसी गुफा में हो रहा है, वो पाक्तिया के अंदर, नानग्रहार के अंदर, इत्यादि इत्यादि। झूठ, फरेब, दे लाई थ्रू देयर ब्लडी टीथ। झूठ बोलना इनकी फितरत है साहब। और साहब इस केस में हमें इसलिए चिंता ज्यादा हो रही है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने हमारे भाई के साथ किया। हमको एक अंदेशा है इंटेलिजेंस सर्कल्स में कि शायद बेचारे कुलभूषण को इन्होंने टॉर्चर कर करके मार डाला है, इसलिए फांसी की घोषणा इसलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं कि उसको सामने नहीं लाएंगे, लेकिन फिर वो बॉडी अंडर देनी कैमरा पड़ेगी, ट्राई बॉडी देनी पड़ेगी। तो वही तो है, वही तो बात है। इसलिए हमको प्रेशर डालना चाहिए, हेबस कॉर्पस प्ली फाइल हो कि इसे हेबस कॉर्पस मतलब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए ताकि कुछ तो अंकुश रहे। ये तो पागल है, ये तो वैसे ही लोग हैं। हम अपने लेकिन लोग लेकिन लेकिन वहां के कोर्ट से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वहां तो मुशर्रफ के लिए कोर्ट मुशर्रफ के फार्म हाउस में लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मान। बिल्कुल। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाई जाए। हमने सारे डिप्लोमेटिक हथकंडे आजमा लिए हैं, इनके साथ बार बार वही एस्केलेटरी ड्रामा चलता है कि साहब ये मीटिंग कैंसिल, वो मीटिंग कैंसिल, वीजा में देरी होगी, कोई फर्क नहीं होगा। ये इतना ढीठ, इतना वाहियात मुल्क हो गया है कि केवल ये जो है मिलिट्री फोर्स की भाषा समझता है। और मैं समझता हूं जो हम इसका नुकसान अब कर सकते हैं अब हमें करना चाहिए। मसलन के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन बिल्कुल क्यों है इसके पास, पाकिस्तान के पास अभी तक विड्रॉ क्यों नहीं किया गया? मैं आपसे पूछता हूं सुरेश जी, हमारी पार्लियामेंट में हमारे एक मेंबरान पार्लियामेंट राज्यसभा के राजीव चंद्रशेखर जी, जिनके पिताश्री भी एयरफोर्स में थे, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया। लेकिन तब सांसद भी नहीं थे हमारे हाउस में। खाली था, खाली था। यहाँ कम से कम हमें मतलब हमारे संसद तो के हमारी तो पूरी भरी है, पूरा कोरम है। मैं यह शब्द बोलूंगा तो सांसदों को बुरा लगेगा कि सुरेश चौहान के तीखा बोलता है। मुझे लगता है हमने मिलकर प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हिंदुस्तान के सांसदों को शर्म आनी चाहिए कि जब ये बिल पारित किया जा रहा था तब वो नहीं थे। नहीं थे। आखिर इतने बड़े मसले पर नहीं हो सकते तो कब कर सकते हैं? हमारे सांसद बंदूक लेके तो सीमा पे नहीं जाएंगे, तो कम से कम उनका अधिकार जो बंदूक से भी बड़ा है, जिस संसद में चल सकता है, वहां क्यों नहीं चला है? देखिए, आप पूरी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की सेनेट ऐसा बिल पारित करे, डिक्लेयर करे पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यूएन करे, सब कोई करे। हम जो है अच्छे बने साहब, हम तो गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं साहब। हम ना बुरा बोलते हैं ना बुरा सुनते हैं, लेकिन चीख भी नहीं सुनते आप। प्रॉब्लम तो ये है ना, अब आप चीखे भी नहीं सुन रहे। वो जो अकेला चीख रहा है उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी साहब, उसके बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। मतलब वो चीखे कौन सुनेगा? बिल्कुल। अब हम अंधे बहरे तो नहीं हो सकते ना। गांधी जी के 3 बंदर तो बहुत मशहूर है। हम कब तक बंदरी करेंगे? कब तक हम ये बंदर बना करेंगे? अब इसको वापस चोट पहुंचाने का वक्त आ गया है। जब तक सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होंगी, एक हुई बड़ी अच्छी बात, कितनी खुशी, कितना सुकून मिला। हम भूतपूर्व सैनिकों को, वेटरन्स इंडिया वालों को कितना सुकून मिला उस दिन, जबकि हमारे जो 4 पैरा कमांडो, 9 पैरा कमांडो एसएफ के लड़के सीमा के पार 250 किलोमीटर के फ्रंट पे 8 जगह पार किया, ठिकानों पे हमला किया, 40 लाशें गिरा के बगैर खरोच के वापस आ गए, जीरो लॉस। लेकिन अब हमें हैरत है, हमने तो सोचा था अब तो ये सिलसिला हर तीसरे दिन होगा, जब ये कुछ करेंगे उल्टी सीधी हरकत, पलटवार होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इन्हीं चीजों को दबाने के लिए वो बार-बार ऐसे एक्टिविटी को कर रहा है, इसीलिए उसको बिल्कुल। और इसलिए हिंदुस्तान सरकार पर भी दबाव बनाए। हमें मोदी जी पे भरोसा है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा, ये देश का कहना है। और इसलिए क्या दर्द झेल रहा होगा हमारा भाई, भारत माता का लाल, कुछ बच्चों के पिता, कुछ किसी का बेटा, और वो केवल एक परिवार का सदस्य नहीं है, 130 करोड़ के इस महापरिवार का वो सदस्य है। ऐसे परिवार पर, ऐसे व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी, बेहतर और कोई नहीं बता सकता। दलजीत कौर जी, मैंने जब पिक्चर देखी सरबजीत जी की, तो लोग ऐसा कहते हैं कि फिल्में
जो दिखाया उससे 100 गुना ज्यादा टॉर्चर सरबजीत जी को किया गया था। हाँ, जैसा कि अभी जो मैंने आपको बताया कि नाखून वाली बात, तो जैसा उल्टा लटका कर मारा और उसके कान मुंह से आंखों से जैसा वो बताता है कि खून भी निकला था, और जैसा मेजर बार बार आके मारता था, और जैसा जब भी कभी पानी मांगा या खाना मांगा या अपनी बीमारी के बारे में बताया या इस तरह की भी कोई किसी को आवाज़ लगाई तो बाहर निकालना और पीटना, रोज अपमानित करना, रोज मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी सरकार को यहाँ समझना चाहिए कि जो उन लोगों के जो यहाँ पर पकड़े हुए हैं उनके साथ जो हम सद्व्यवहार करते हैं, तो जब तक हम जैसे को तैसा होकर नहीं मिलते, मैं नहीं समझती कि हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे या उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। इंसानियत के नाम पर जो पाकिस्तान है, मैं समझती हूँ एक कलंक है और इंसानियत नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं है। लेकिन हमारी सरकारों को भी चाहिए, हमारी अदालतों को भी चाहिए, मैं तो ये भी कहती हूँ, मैं उस रोज से कह रही हूँ कि हमारी अदालतों को भी चाहिए कि 4-5 जिनके भी जासूस जो यहाँ पर पकड़े जाते हैं उन्हें अदालत में जब पेश किया जाता है। बहन जी, हमारी अदालतें तो उनके आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे खुलती है। हाँ, और हमारे जवानों के लिए कहाँ इस देश की कोई अदालत आदेश दे रही है? बिल्कुल देखा, तभी तो आज हम बार बार एक सब कुछ होने के बावजूद, एक शक्तिशाली देश होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, जैसा कि अभी मोदी जी की बात हो रही थी, तो मोदी जी से इलेक्शनों से पहले हर बच्चे को उम्मीद थी कि मोदी जी सबक जरूर पाकिस्तान को एक अच्छा सा सिखाएंगे कि वे दोबारा आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा, पर ना जाने क्यों अभी मोदी जी उस हरकत में नहीं आए जो आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं, ये ऐरा गैरा की सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार है। और आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों बच्चे जो हैं वे मोदी हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारने की क्षमता रखते हैं। और हमें थोड़ा होना भी चाहिए इस बात को लेकर गुस्सा कि हमारे आए रोज जो वहाँ पर बच्चे पकड़े जाते हैं, जो हमारे भाई पकड़े जाते हैं, जो उनके साथ वहाँ पर होता है, तो यदि सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो मैं तो समझती हूँ कि हम लोगों को तत्पर होकर इस बात को लेकर गुस्से को दिखा देना चाहिए। और हमारे जो जेलों के अंदर जो इनके लोग बंद हैं, यहाँ मैं क्षमा मांगते हुए देश से और सारी दुनिया से, पर नहीं दिल चाहता कि मैं कहूँ, लेकिन पर दिल मजबूर होकर कहना पड़ता है कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जो हमारे कैदियों के साथ वो लोग करते हैं, उनके कैदी करते हैं। और बाद में कह देते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हम भी कह देंगे कि लड़ाई झगड़ा हुआ, तभी इनको सबक आएगा जब दुश्मन की आंख में आंख डालकर हम मुझे लगता है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सैनिक, ऑफिशियल सैनिक जब कारगिल में मारे गए तो उन्होंने अपने सैनिकों की डेड बॉडी लेने से मना किया। वो उनके यहाँ के कैदी का क्या करेंगे? मैं हमारा ये संस्कार डिस्टर्ब करने के बजाय कि जो हमारी मानवता का जो पहलू हमारा पहचान है, उसके बजाय हमारे शौर्यशाली सेना को छूट दी जाए, ये सबसे अच्छा मौका है। मैं सुरेश जी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता के पास है। जनता ताकत देती है सरकार को, और भारत की जनता की सोच को आप देखिए। अब जनता जो भारत की है वो धैर्य खो चुका है, और भारत की जो सेना है उसकी ताकत पूरे विश्व को पता है, और इसने साबित करके कई एक मौके पे दिखाया है। यदि भारत सरकार इसमें यदि एक अच्छी डिसीजन नहीं लेता है, कड़ी डिसीजन नहीं लेता है, तो भारत की जनता और भारत की जो फौज है, जो भारत का पूर्व सैनिक है, वो अपना काम कहीं शुरू नहीं कर दे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल वो हाथ में ले। क्या मुझे बख्शी जी, क्या जैसे हमने स्ट्राइक की या इजराइल का सैनिक होता, माने कि ये सैनिक इजराइल का होता, सैनिक तो दूर, उनका तो नागरिक पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी वो कई हजार किलोमीटर जाके स्ट्राइक करते हैं, ये सैनिक इजराइल का होता तो अब तक क्या हो चुका होता? अभी तक कम से कम 100 लाशें तो पाकिस्तान में टपक गई होती। 100 लाशें टपक गई। आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ तो छोड़ दीजिए, वहां उनका 1-2 सैनिकों के लिए जो उन्होंने पकड़े थे, 2 सैनिक, उन्होंने 2003 में पूरी इन्वेजन कर दी। उनके जो है 2 टैंक डिवीजन, उनकी एयरफोर्स, उनकी जो पूरी तोपखाना, कोई 60,000 से ज्यादा तो तोपखाने के गोले छोड़े उन्होंने, वहां बिल्कुल मलिया मेट कर दिया, निस्तना भूत कर दिया जो उनके सामने था। हिजबुल्लाह के जो भी थे वहां पे, और वो कोई 50 किलोमीटर अंदर घुस गए पूरे फ्रंट के ऊपर, लेबनान के अंदर। ये साफ प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर 10,000 केजी का बम डाला। जब वो कर सकता है एक छोटी सी ISI की एक्टिविटी पे, तो भारत के साथ इतना अन्याय कर रहा है, नाजायज कर रहा है पाकिस्तान।
हर एक हम मौके क्यों पे हाथ पैर हम बांध क्यों के हाथ रखें? पैर बंद करके बिल्कुल। रखे हैं? सरकार और को जबकि हिंदुस्तान की जब भावना को समझना चाहिए। जबकि भारत सेना जो है, भारत की जो जनता है, उसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि सरकार का सिर्फ एक इशारा चाहिए। और यदि सरकार इशारा नहीं देना चाहती है तो ऐसे कूटनीतिक माहौल सरकार तैयार करे कि ये जो आज हर एक दिन आए दिन बॉर्डर पे हो रहा है या हमारे भारतीय सिटीजन के ऊपर हो रहा है, उस पर रोक लगाएं। या तो वो जनता को छोड़े, हमारे सैनिकों को वो छूट दें। हम यदि किसी को गोली चलाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि हम क्यों गोली चला रहे हैं, और हमारे यहाँ फौजियों के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है। मानवाधिकार के लोग खड़े होते हैं। तो ये मानवाधिकार की बातें आ जाती है। हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नेतागण जिनको पता ही नहीं है बॉर्डर पे कैसे रहना है, 30 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर में लोग काम कर रहे हैं, किस हालात में काम कर रहे हैं उनको किसी को पता नहीं है। वो यहाँ बैठे हैं और कुछ से कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। हम उस स्थिति को भी समझना चाहेंगे, देश के सामने रखना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जन संसद देख रहे हैं और जन संसद में चर्चा है हमारे कुलभूषण जाधव, जो भारत माता के लाल पूर्व सैनिक, पाकिस्तान ने सारी हदें पार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। उनको वापस लाओ, चाहे पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ, इस नारे के साथ चर्चा हो रही है। ब्रेक के पहले हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं, मैं पहले चलता हूं बख्शी जी के पास। बख्शी जी, अभी एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे, उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई कि हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जा रहा है और कुछ देशद्रोही कश्मीरी उसके सर पे लात मार रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और हिंदुस्तान का मीडिया कहता है कि देखिए उसका पेशेंस देखिए, धैर्य देखिए। ये क्या चीज़ है? देखिए साहब, मैंने अपने 37 वर्ष की सर्विस में और उसके बाद कोई 8 साल से ज़्यादा तो अवकाश प्राप्त हुए हैं, ऐसा जिल्लत वाला मैंने कोई नज़ारा नहीं देखा जिसमें कि हमारे सोल्जर्स की इतनी बेइज्जती हो रही हो। उस लड़के के बेचारे के बंदूक लटकी है, ईवीएम मशीन्स लेके वो अपना कोई टूरिज्म करने नहीं गया, उसे भेजा गया, वो वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है इन लोगों के लिए, और उसको लातें मारी जा रही हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, और हमारा मीडिया बखान कर रहा है, देखो ये नमूने, कुछ नहीं करेंगे आपका, हाथ पैर हमने बांध के रखे हैं इनके। जिसको आके लात मारनी है, जिसको आके मुक्का मारना, घूसा मारना है, वो करे, पूरी छूट है आपको साहब। कश्मीर के खास लोग हैं इधर के, एक्स्ट्रा हक है, एक्स्ट्रा वजूद है लात मारने का, घूसे मारने का, गाली देने का हमारे फौजियों को, कि हमने इनके हाथ पैर बांध दिए, देखो ये नमूने। क्या मतलब है साहब आपका? वो बेचारा किसी का बाप, किसी का बेटा है, किसी माँ का लाल है, वो अगर टीवी देख रही होगी, क्या गुजर रही होगी उसकी माँ की छाती के ऊपर, उसके बच्चे क्या देख रहे होंगे, हमारे बाप को पिटवाने के लिए भेजा है। इज्जतदार नौकरी है साहब, हर वर्दी डाले की इज्जत होती है, और वो जो वर्दी है वो इस देश को रिप्रेजेंट करती है। अरे साहब, वर्दी जीडी बख्शी या बीके मिश्रा या जिंदल साहब नहीं डालते, वो देश की वर्दी है। आप देश की वर्दी की जो है अवहेलना कर रहे हैं, आप उसका जो मान है उसे आप मट्टी में मिला रहे हैं, ऊपर से आप उसे खुश होके एक तमाशा बना के दिखा रहे हैं कि साहब क्या रेस्टोरेंट है। अरे साहब, अगर आप दिल्ली के अंदर, मैं पूछता हूं, आप दिल्ली में जाके कोई पुलिस वाला खड़ा ट्रैफिक पे, आप उसको लात मार सकते हैं? जो हाल करेगी दिल्ली की पुलिस भी आपका, वो आपको नाको चने चबवा देगी। तो मुझे ये बताइए कि किसने हक दिया है? मैं तो कहता हूं कि दिल्ली के किसी चौक पे, सिग्नल पे भिखारी को भी मारेंगे ना, मारेंगे तो यूनियन करके मारेंगे, यूनियन आप पड़ेगी। हाँ। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि जो देखिए असॉल्ट, क्रिमिनल असॉल्ट on a public official discharging his public duty is a criminal offense. तो जम्मू कश्मीर में ये ऑफेंस क्यों नहीं साहब? मतलब आई हैवंट अंडरस्टूड कि वहां कौन सा संविधान लागू है। क्योंकि भारत के न्यायालय में, भारत के संसद में इस पे चर्चा होती है कि रबड़ बुलेट मारे ना मारे, और मतलब ओरिजिनल बुलेट मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे आश्चर्य की बात यह है
कि हमारा फौजी, हमारा जो भी यूनिफॉर्म पहना हुआ लोग है, इतने ताकतवर होने के बावजूद भी जो भारत के कानून है वो इतना कमजोर उसको बना देता है कि बेचारा पत्थर खाता है, थप्पड़ खाता है और वो चुप रहता है। उसके पास ताकत है, सामर्थ्यवान है, वो हर एक चीज का जवाब बड़ी अच्छी तरीके से दे सकता है, लेकिन कानून इस तरह से बांध दिया है। अब आप जरा सोचिए कि आए दिन बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, आप क्या कानून बना रहे हैं साहब? आप क्या कूटनीति कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपकी क्या सोच है? उस विधवा औरत जिसका हस्बैंड मर गया, छोटा बच्चा जिसका बाप मर गया, उसको क्या मतलब कि आप उसके लिए तो सारी दुनिया, वो व्यक्ति था जो कि गुजर गया, उसके लिए तो दुनिया खत्म हो गई, और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बना रहे हैं और नई नई कानून बना रहे हैं, और फौजियों के ऊपर जो कि अपने आप में एक सामर्थ्यवान है, जिसकी की मनोबल इतना ऊंचा है, उसको आप अपने कानून के माध्यम से कमजोर कर रहे हैं। मैं तो ये आपको कहता हूं कि जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है वेटरन्स इंडिया, मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप छोड़िए, फौज तो कितनी ताकतवर है ये पूरे विश्व को पता है कि भारत की फौज में कितनी बड़ी ताकत है। हमारा पूर्व सैनिक संस्था को भी यदि आप छोड़ दें तो हम पाकिस्तान को इतना पीछे, इतना दूर भेज देंगे कि वो जीवन में कभी साहस नहीं करेगा कि वो फिर हमारे इधर आंख दिखाए। हमारे सिर्फ वेटरन्स इंडिया के 58,000 रजिस्टर्ड सदस्य हैं और ये काफी है लड़ने के लिए, लेकिन भारत सरकार कुछ ऐसा सिस्टम तो बनाए। एक बार यदि हमारे प्रधानमंत्री आह्वान करके एक बार मैं तो ये कहता हूं कि सर्वे करवा लिया जाए 1,132 करोड़ जनसंख्या में, और क्या हमारे भारत की जनता की इच्छा है? यदि भारत की जनता की इच्छा है कि पाकिस्तान को दंड देना चाहिए तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने चुना है। मैं एक और खास पहलू पे तवज्जो ले जाना चाहता हूं। देखिए, हमारे देश में एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है ह्यूमन राइट्स की। अजमल अमीर कसब जब हमारी गिरफ्त में था, कैद में था, तो हाय हाय मची थी साहब, उसे बिरयानी नहीं खिला रहे, उसको लात पड़नी चाहिए थी साहब, उसको आप कह रहे हैं कि बिरयानी नहीं खिला रहे। देखिए, जहां वाकई ही में ह्यूमन राइट्स स्टेम फ्रॉम जेन्युइन कंपैशन, वी आर ऑल विद दैट, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। लेकिन यहां साहब मैं आपको समझाता हूं कि ह्यूमन राइट का किस बखूबी से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे ऑपरेशंस को कंस्ट्रेन करने के लिए, बैकफुट पर लाने के लिए। देखिए, याद करें, आज से 3-4 साल पहले हमारे सारे पेपरों में एक बखान शुरू हो गई कि साहब फौज गांवों और शहरों में जम्मू कश्मीर के क्यों है, वो बॉर्डर पे क्यों नहीं, वो बॉर्डर पे क्यों नहीं, वो बॉर्डर पे क्यों नहीं। हमारी फौज को साहब उठा के साउथ कश्मीर से बॉर्डर पे भेज दिया गया, पूरा हिंटरलैंड अनकवर किया गया। कौन खड़ा हुआ? बुरहान वानी। यानी ये नाटक करके ह्यूमन राइट्स का आपने वो इलाका खाली करवाया जहां बुरहान वानी खड़े होते हैं, और बुरहान वानी को मारो तो देखो साहब क्या बवाल। ये नाटक है, ये स्वांग है, ह्यूमन राइट्स नहीं है साहब। और जो कश्मीर में हो रहा है इट इज प्योरली कम्युनल। जो इतना टॉलरेंट सोसाइटी थी, सूफी थी, लिबरल थी, सिंक्रेटिक थी, उसको आपने रेडिकलाइज किया, वहाबाइज किया, और एक घेटो बना दी साहब आपने कश्मीर वैली की। जिस तरह पेरिस में घेटो है, जिस तरह ब्रसल्स में घेटो है, जहां पुलिस नहीं जा सकती, जहां फौज नहीं जा सकती, नो गो जोन बना दिया आपने। किसके नाम पे? केवल कम्युनलिज्म के नाम, सांप्रदायिक हिंसा आप भड़का रहे हैं वहां पे। अगर बाकी जगह सांप्रदायिक हिंसा क्राइम है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि विश्व के किसी देश में आप हमें बताइए कि उस देश के खिलाफ में उस देश का कोई व्यक्ति बोलता हो और उसको ह्यूमन राइट के या भारत के और कानून के बल पे सपोर्ट मिलता हो। मैं तो कहता हूं, हीरो बना दिया मैं तो कहता हूं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी स्तर का हो, चाहे वो मंत्री क्यों नहीं हो, यदि वो देश के अनहित में बात करता है,
देश के हित में बात नहीं करता है, राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करता है, तो चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी क्षेत्र किसी से हो, पद पे हो। उसको लटका देना चाहिए, चाहे वो किसी पद पे हो। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ जिन पर गुजरती है, उन परिवारों की स्थिति क्या होती है? मतलब वो परिवार किस स्थिति से गुजरते हैं जब ऐसा कोई पकड़ा जाता है? हाँ, जीते जरूर है और जीना पड़ता है, क्योंकि मर भी नहीं सकते। लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभाल कर चलना, और फिर खासकर जो पकड़ा जाता है, जैसा कि सरजीत की 2 बेटियां, और उनके सामने बार बार झूठ बोलना, उनका पूछना कि हमारे पापा कहाँ हैं और कब आएंगे, लेकिन हमारी ओर से बार बार झूठ बोलना कि वे काम से गए हैं, विदेश गए हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, खिलौने लेकर आएंगे। तो बहुत मुश्किल होता है। कोई दिन त्यौहार और ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, और सब रंग फीके होते हैं। होली के रंग कितने अपने आप में एक महानता रखते हैं, लेकिन वे भी हमारे सामने फीके होते हैं। और जब भी कभी जैसा सरबजीत के साथ था, 9 महीने जब पता ही नहीं चलता था कि सरबजीत कहाँ है। मैं जॉब करती थी, तो मैं अपने ऑफिस में जब कभी चेयर पर मुझे बैठने के लिए कहते थे, या रात को हम जब सोने लगते थे, तो दिल में यही होता था कि हम गद्दे पर सोने लगे हैं, हम चेयर पर बैठ रहे हैं, हम बड़े आराम से ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो पता नहीं किस हाल में होगा, कैसे होगा। हर समय एक इंतज़ार रहती थी, जैसा वो हकीकत में गाना है कि जब भी कभी आहट होती है तो लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं। तो सच में जब कभी कोई तेज चल कर आता था, तो मुझे भी यही महसूस होता था कि ये आने वाला आज शायद बताएगा कि सरबजीत आ रहा है। हर समय ही ऐसा रहता था कि कभी ख्वाब में जब कभी देख लेना, मिल लेना, तो लगता था कि आज वाला जो ख्वाब है ये झूठा नहीं होगा, सच में आज उसके आने की खबर होगी। हर दिवाली पे, दशहरे पर होता था, ये हर राखी पे होता था, इस बार तो तुम नहीं हो, लेकिन शायद अगली बार तुम मेरे पास जरूर होंगे। तो बहुत मुश्किल होता है पीछे वालों को हर मुश्किल से गुजरना, और उसके इंतज़ार में पल पल के लिए इस तरह करना। और जो वहाँ पर होते हैं, जैसा सरजीत के लिए भी मैं कई बार सोचती थी कि जब कभी कोठड़ी का दरवाज़ा खुलता होगा तो तुम जरूर डरते होंगे कि पता नहीं मेरे लिए शायद आज कोई फरमान आया होगा, पता नहीं आज मेरे साथ यहाँ पर क्या बर्ताव किया जाएगा। बहुत मुश्किल होता है। और मैं कुलदीप के कुलभूषण के परिवार के बारे में, उसके दर्द को मैं महसूस करती हूँ, तो सच में मेरा दिल डरता है। और जहाँ मैं अपने घर में भी ये बात कर रही थी, जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम उसे कानूनी सहायता नहीं देंगे, उसकी मुलाकात नहीं होगी, तो मैंने भी शंका अपने बच्चों के पास जाहिर की थी कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस लगती है। नहीं तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये इतना इस बात को लेकर बैठ जाएं। तो उसके परिवार के बारे में सोचकर सच में आज अपनी आत्मा कांपती है, और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वे कुशल पूर्वक हो और राजी खुशी वे अपने वतन वापस आए, अपने परिवार में वापस आए। लेकिन परिवार वालों को ये सदमा सहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पाकिस्तान में भी कहा था कि तुम लोग बड़े आराम से कह देते हो, आतंकवादी बड़े आराम से कह देते हो ये रॉ एजेंट है और यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए आया, आतंकवादियों की गतिविधि को अंजाम देने आया। लेकिन कभी सोचो कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसके किसी सदस्य को आप जब आतंकवादी कहते हो, उसके ऊपर जो इस बात को सुनकर उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। कि सिर्फ वहाँ पर इसलिए ये सब होता है, इसलिए नहीं कि वे जघन्य अपराध करते हैं, इसलिए होता है कि वो एक हिंदुस्तानी होता है। हिंदुस्तानी होने की सजा हमारा हर हिंदुस्तानी आज पाकिस्तान के जेलों के अंदर जो सड़ रहे हैं, नरक का जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी होने की सजा। फिर भी आप जैसी एक, आप इतनी बहादुरी से आपने इस पूरे प्रकरण को फाइट किया, हौसला बनाए रखा, और शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर जो कैदी है उनकी लड़ाई, मतलब आपने तो केवल सरबजीत जी की नहीं लड़ाई लड़ी, वहाँ जो हमारे हजारों कैदी है उनकी लड़ाई को आपने एक आशा जीवित की है। आप क्या चाहती है कुलभूषण जी के परिवार के सदस्यों से कि उन्होंने इस समय में क्या करना चाहिए? हाँ, जैसा कि रहम की अपील पहले दायर करनी चाहिए ताकि वहाँ पर स्टे मिल सके, इस पर रोक लग सके, और मुलाकात के लिए जो है वे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इस बात को लेकर अड़ना चाहिए कि नहीं हमें उससे मुलाकात करनी है। जैसा बेशक मुझे मुलाकात के लिए 18 साल लगे थे, मैं बार बार वीज़ा अप्लाई करती थी, वो 18 साल के बाद मेरे परिवार ने सरबजीत की जाकर हमने सूरत देखी थी, और 18 साल में रोज़ ही एक बैग उठाती थी और एम्बेसी में आती थी, पाक एम्बेसी में, और आकर उनको बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि मुझे एक बार अपने भाई से मिलना, उसके बच्चों ने मिलना। 18 साल लगे थे मुलाकात, और 18 साल के बाद मुलाकात भी मेरी सिर्फ हमारे परिवार की 48 मिनट की हुई थी, जिसमें ज़्यादा समय हमारा रोते हुए निकल गया था। जब हमने
देखा था उसे खड़े हुए, इतना ऊंचा लंबा जवान हमारा जब खड़ा था वहाँ पर जेल के अंदर कोठरी में एक साइड से, तो वैसे ही दम निकल गए थे। और पहले भी मैं सोच रही थी कि ये कह रहे हैं कि मुलाकात कर लो, तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं सरबजीत से ही मिलूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि सरबजीत की जगह मेरे सामने किसी और को ले आए और बोले ये सरबजीत है। यदि मैं लड़ती हूँ अड़ती हूँ कि ये सरबजीत नहीं है, तो मेरे साथ जवान बेटियाँ भी हैं, इस बात से भी डर रही थी। लेकिन दुआ कर रही थी भगवान से कि सरबजीत ही हो। जब मैंने सरबजीत को देखा तो मैंने जाते जाते मैं रास्ते में उसके हाथ पैर के अंगूठे और तमाम उंगलियां और जो फेस के चिन्ह थे वे देख रही थी कि सरबजीत के, वो याद कर रही थी। तो जब सरबजीत मुस्कुरा कर आ गया तो मुझे पता लगा कि ये सरबजीत है। और जब मैंने सरबजीत की राखी पर, कलाई पर सॉरी राखी बांधी, तो उसने मुझे कहा था कि आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ मुँह करके वे रोया था। तो बहुत मुश्किल होता है इस विछोड़े को सहना, और ख़ासकर उस विछोड़े और दर्द को सहना जो कि बिछड़े बिछड़े बिछड़ते। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। देश के अंदर मैं बार बार कहती हूँ कि जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं उन लोगों को हमें देश विरोधी ताकतें मानना चाहिए, उन पर मुकदमे चलाने चाहिए, ताउम्र उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। पहले अपने घर के आस्तीन के सांप जो हैं इनको हम कुचल लें। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लड़ना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो उनके सुर में सुर मिलाते हैं और उन्हें क्लीन चिट देते हैं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं जैसा आप लोग कहते हैं। तो मैं तो उनसे भी क्षमा चाहकर यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ बीती नहीं है, आप लोगों के साथ गुजरी नहीं है। जिनके अपनों के साथ गुजरी है, जिनके अपने चले गए हैं सदा के लिए, उनसे पूछ कर देखो कि पाकिस्तान की ज़मीर क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और वो किस तरह का दरिंदा और क्रूर और अत्याचारी पापी इंसान है कायर है डरपोक है गद्दार है। मैंने तो पाकिस्तान में भी कहा था कि यदि तुम में दम था तुम सरबजीत को सजा देते कानूनन, हमें आज अफसोस नहीं होता। यदि तुम में दम था तो अकेले अकेले उसे बाहर निकाल कर मिलते, तो तुम्हें बगल में दे के नहीं मारता तो कहते कि इसने माँ का दूध नहीं पिया। तो मुझे तालिबानियों ने धमकी दी थी, मैंने तो उनको कहा था कि मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को देश छोड़ने, लेकिन तालिबानियों को मेरा मैसेज देना, जगह और समय बता देना, मैं आऊँगी, मुझे देखना और मैं सुनूंगा। हमें डरना नहीं चाहिए। तमाम उनके आगे खड़े हों, उनके परिवार को भी चाहिए आज बाहर आए, आकर अपनी बात को रखें, अपने पक्ष को रखें, और सारा देश उनके साथ है। और इसलिए हमने आह्वान किया है कि गुरुवार के दिन हम देश भर में उपवास करेंगे। हम देशवासियों को आह्वान करते हैं कि हमारे कुलभूषण जाधव जी को ईश्वर शक्ति दे, उनके परिवार को शक्ति दे, हिंदुस्तानियों को शक्ति दे और भारत सरकार को शक्ति दे कि वो वहाँ पर सही सलामत रहे। उनको वापस लाने के लिए हमारा हौसला और बढ़े, और इसलिए हम गुरुवार का व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। सरकार के हाथ में जो है वो तो करे, और उसको करने के लिए हम मजबूर करेंगे ही, लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं, ये हम करें। मैं बख्शी जी के पास चलता हूँ। बख्शी जी, जो बात आपने कही कि हमें पाकिस्तान से भी ज़्यादा डर उन हिंदुस्तानियों का है जो उनके लिए यहाँ पर वकालत करते हैं। वो लोग कहाँ है जिन्होंने रात को 2 बजे कोर्ट खोला था? वो लोग कहाँ है जिन्होंने 250 से ज़्यादा लोगों ने फांसी के खिलाफ उस आतंकवादी को बचाने के लिए साइन किया था? कहाँ है वो लोग? और वो लोग कहाँ है जिन्होंने अफजल गुरु के नारे लगाए थे, जिन्होंने ये कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है साहब कातिल अफजल गुरु के? वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिन्होंने उस पार्लियामेंट पे हमला करने वाले गद्दार को सजाए मौत सुनाई। वो कह रहे हैं कि साहब हमने अभी तक उन्हें जान से नहीं मारा है, और हमें कहा जा रहा है साहब फ्री स्पीच है। फ्री स्पीच है साहब, पूरा हक है इसे इस देश को तोड़ने का। अरे तो साहब हम लड़ किस लिए रहे? मेरे लड़कों ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फोन उठा के रिंग किया। साहब ये हो क्या रहा है? ये बुरहान वानी के नारे, हमने चलो जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर की घाटी, जम्मू कश्मीर भी मत बोलिए, जम्मू को गाली मत, कश्मीर वाला जम्मू को गाली मत दीजिए, लद्दाख को गाली मत दीजिए, कारगिल को गाली मत दीजिए। ये जो छोटा सा जो एक वादी है 7% इलाका, वहां पे हमने ये नारे सुने थे साउथ कश्मीर में, ये अब दिल्ली में आ रहे हैं साहब। उस इंस्टीट्यूशन में, उस संस्था में जिससे आपके और मेरे इनकम टैक्स के 3 लाख रुपए साल वहां दिए जाते हैं इन लफंडरों को, इन आस्तीन के सांपों को पालने के लिए। अरे साहब चाणक्य नीति में साफ लिखा है, पहले अपने घर के अंदर के सांप को, जो नाग घर के अंदर जो बिस्तरे के नीचे घूम रहा है, उसे कुचल कर मारो,
उसके बाद बाहर वाले को देखो, नहीं तो ये बहुत नुकसान करेंगे हमारा, और ये तो बहुत नुकसान कर चुके हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख दर्द तब होता है जबकि नई पीढ़ी के दिमाग चाट गए। ये वामपंथी सोच, ये माओवादी सोच, ये नई पीढ़ी के दिमाग चाट गई है। देशद्रोह शरेआम उसका ये जो है ये कर रहे हैं, पॉपुलराइज कर रहे हैं। मैं आपका दर्द समझता हूँ। मेरा अपना बड़ा भाई शहीद हुआ था 1965 के युद्ध में, कैप्टन था, मात्र 23 वर्ष का था। चीथड़े उड़ गए थे लाश के, क्योंकि M16 के फटने से वो गया था। हमें लाश नहीं मिली, हमें लाश भी नहीं मिली, हमको केवल बस वो अस्थि कलश बेचारों ने वहीं इकट्ठे किए, टुकड़े दाह संस्कार किया। तो मैं इनका दुख दर्द समझता हूँ, लेकिन ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। कब तक ये रोना हम लोग इस तरह परिवार रोते रहेंगे? इनका परिवार रोया है, आज कुलभूषण जाधव का परिवार रो रहा है। कितने और? हाउ मेनी मोर? व्हेन विल इट बी ब्रॉट टू एन एंड? 56 हमारे कैदी 71 की लड़ाई के अभी तक उनकी जेलों में है। 56 कैदी जिनको पागल कर दिया गया है, जिनको मार डाला गया है, इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने समझा नहीं कि वो वापस करेंगे तो उनकी पोल खुलेगी। और इसके चलते साहब हमारा जो कैदी हाथ में आ जाए उससे बड़े सूरमा बन जाते हैं। अरे लड़ाई के मैदान में आओ, तुमको दिखाएं। कहते तो धूल चढ़ गई थी तुम्हारी। 93,000 कैदी जब ऐसे हाथ खड़े करके आए थे, ढोर डंगर की तरह माल गाड़ियों में डाल के भेजे, हमने जाते देखे हैं और हमने छोड़ दिया। इन्होंने हमारे 56 कैदी नहीं छोड़े। ये कब तक चलेगा साहब? क्या मतलब? देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? लोग क्या समझेंगे कि साहब हमें कोई परवाह नहीं, हमारे लोग मरे, आए सिपाही तो है, तनख्वाह तो मिलती है साहब मरने की। कह भी दिया था एक मिनिस्टर साहब। मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि आप एक भारत का आम नागरिक हैं, सुरेश चौहान के, आप कुलभूषण जाधव के परिवार के दुख को देखकर एक आम व्यक्ति यह घोषणा करता है कि हम थर्सडे को, गुरुवार के दिन भूख हड़ताल रखेंगे, उपवास करेंगे, जबकि जो भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, जो भारत के जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, उनको कोई चिंता इतना नहीं है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं और पूर्व सैनिक होने के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका जो एक सोच राष्ट्रवाद का है, देशभक्ति का है, हमारा पूरा पूर्व सैनिक गुरुवार के दिन आपके साथ मिलकर उपवास पे बैठेगा। हमारा भी पूरा और परिवार आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलेगा। और क्योंकि इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी इस बात में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश के प्रति त्याग की भावना कहीं न कहीं समाहित है। पूरे देश को चाहिए। बिल्कुल। पूरे देश और मेरे माता पिताजी ने भी घोषित किया है कि इनका परिवार, कुलभूषण जी का परिवार सातारा में रहता है, महाराष्ट्र में, जहाँ शिवाजी महाराज का क्षेत्र है। तो मेरे माताजी पिताजी शिरडी में रहते हैं। उन्होंने घोषित किया है कि तुम दिल्ली में करो, देशवासी आप अपने जगह पर करेंगे। मेरे माताजी पिताजी कुलभूषण जी के माताजी पिताजी के पास जाकर उस दिन का उपवास करने वाले हैं। हम अपने अपनी जगह पर जितनी ताकत हो सके वो ताकत लगाए। उपवास से हम शक्ति लेंगे और उसके बाद हम घोषणा देंगे कि अगर भारत सरकार जिस गति से चल रही है गति नहीं बढ़ती है तो हिंदुस्तानियों को हम नारा देंगे कि चलो पाकिस्तान के सीमा पर चलते हैं और हम वाघा बॉर्डर पर जाएंगे, हिंदुस्तानियों को लेकर जाएंगे। इसकी घोषणा अगले 1-2 दिनों में हम टाइम की वगैरह वगैरह करने वाले हैं। हिंदुस्तानी ताकत दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये करना पड़ेगा, अदरवाइज कब तक रोते रहेंगे, एक कब बार तक आंसू बड़ी बरसे। गिनती में एम्बेसी को भी घेरेंगे बिल्कुल, और वो भी करेंगे, हस्ताक्षर बिल्कुल, मुहिम भी चलाएंगे। और वो भी सुरेश करें। जी देखिए, पहले हमारे एम्बेसी यहाँ एक घेरेंगे। अच्छे सेनापति की जरूरत है। इसका कोई मतलब नहीं कि कोई फौज का है तो भी वही सेनापति हो सकता। योद्धा चाहिए, सेनापति योद्धा वो चाहिए। है जिसमें कि उस खून खून में राष्ट्रवाद है। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी सोच है, जो मैं देख रहा हूं आपके बारे में, जो समझ रहा हूं, जो सुन रहा हूं, ये कहीं ना कहीं देश को बहुत मजबूत करेगा और देश के हर एक जनता आपको इस मुहिम में सहयोग करेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। जिंदल जी, हम आपके पास आते हैं। क्या जो शाहरुख खान ये कहता है कि आईपीएल के मैचेस में जब तक पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं रहेंगे तब तक इसमें तड़का नहीं लगेगा, वो शाहरुख तो बोल नहीं रहा है, ना ट्वीट किया है, ना फेसबुक पे पोस्ट डाला है। कहाँ है शाहरुख? किस बिल में चुप गया है? ये जो बात कर रहे हैं ना सारे, ये इनको पता होना चाहिए। यही जो हम जब कहते हैं जिसके दिमाग के अंदर
अपने देश प्रेम नहीं है। जो कोई भी देश के बारे में बुरा सोचता है उसको बिल्कुल हमें देशद्रोही समझना चाहिए। तो जो बात कर रहे जितने भी हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं बताना चाहता कि जो ये सब बार बात करते हैं पाकिस्तान की या उसको फेवर करते हैं, उनके लिए हमें ये मान लेना चाहिए कि वो देशद्रोही है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे दर्शक जो सदस्य हैं संसद के, वो अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा सबसे पहले तो सांत्वना है परिवार के साथ कि यादव जी वापस आए। दूसरा, मैं जो वैली में हो रहा है 6% वोटिंग के साथ अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ सकता है, तो कल को मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग होने नहीं दूंगा, 2 वोट लेके मैं संसद में आ जाऊंगा। क्या इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए? वो है भी 2 कौड़ी के, आप उसकी क्या चिंता करते हैं? तो इसमें मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखना चाहिए। मिनिमम कितना वोटिंग हो कि संसद में कोई आ सकता है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसको ले डाउन करना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास। सबसे पहले मेरी दलबीर बहन जी से बहुत संवेदनाएं हैं आपके साथ जो हुआ। हम आपके साथ हैं और कुलभूषण यादव जी के परिवार के साथ। मेरा प्रश्न बख्शी जी से, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं? और अगर लेट हो गए हैं या अगर थोड़ा सा समय बचा है, तो हम कैसे सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, कि अगर लेट नहीं हुए तो कहीं ये हम चूक ना जाएं और सरबजीत जैसा हाल हमें देखने को ना मिले। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर से, और हमारे जो इंटेलिजेंस के जिनसे मैंने बात करी है, हम सबको ये कहता तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका परिवार अभी भी उम्मीद साध के बैठा है, लेकिन हमें तो अब ये एप्रीहेंशन हो रही है कि शायद उसको ख़त्म कर दिया गया है। टॉर्चर कर कर के ये बेहुदा वहशियों की तरह तो ये टॉर्चर करते हैं साहब, अकल तो इनके है नहीं। ठीक है साहब, मारते मारते अब कहीं उसको ख़त्म कर दिया है, तभी ये नाटक कर रहे हैं कि साहब इन कैमरा ट्रायल हुआ और हमने उसको उसी दिन, जिस दिन सेंटेंस पास हुआ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, आर्मी चीफ अप्रूव कर रहा है। इसमें दाल में कुछ काला है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए, यहां से हमारे वकील जाएं, हेबस कॉर्पस प्ली फाइल करें पाकिस्तान की कोर्ट में कि प्रोड्यूस कुलभूषण यादव, वो जिंदा है कि नहीं, ताकि कैमरे के सामने आए, ताकि अगर मेरी उम्मीद है कि वो जिंदा है तो कम से कम कुछ तो इनके ऊपर अंकुश लगे, कुछ तो अंकुश लगे। लेकिन मैं अब इस निष्कर्ष पे आया हूं कि हम लोगों को, जनमानस को अब ये आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारी सरकार ठोस करके दिखाए। जो जिस तरह से पहली बार हमारी पार्लियामेंट इकट्ठी हुई, हमें बड़ी सांत्वना हुई कि कम से कम एक दूसरे को गाली गलौज के सिवाय ये लोग कुछ मिलजुल के एक आवाज तो उठा रहे हैं। और अब मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट को दूसरी बारी इसी तरह इकट्ठा, इसी जोशो खरोश के साथ इकट्ठा होके बिल पास करना चाहिए, डिक्लेयरिंग पाकिस्तान अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सब ये जो बातचीत का जो नाटक है, ये जो ट्रैक 2 की कॉटेज इंडस्ट्री है कि कभी थाईलैंड में जाके शैंपेन पियो, कभी दिल्ली में हमारे को चेप लगाओ या इस्लामाबाद में शैंपेन, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वी शुड नेम एंड शेम दीज पीपल जो कि इस तरह की ट्रैक 2 कर रहे हैं जब हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे वेटरन्स अपना दम तोड़ रहे हैं, तो ये शैंपेन पी रहे हैं साहब। दिस विल हैव टू स्टॉप। वी विल हैव टू रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। वी वुड बी हैप्पीएस्ट टू सी मोर सर्जिकल स्ट्राइक, more fire assaults, and if required, more air attacks. Yes. Air attacks. We have an air force. हेलो, हम स्वच्छ सुदर्शन चैनल के माध्यम से बेटर इंडिया का एक सदस्य बिहार जोन से हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता की सब्र टूट चुका है और जनता यदि सरकार कुलभूषण को नहीं दिखलाता है, वापस नहीं करता है, एक राज्य मेरा बिहार ही यदि समय मिले तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद करा देंगे। और सरकार को चाहिए यथाशीघ्र कुलभूषण को वापस दे या उनको टीवी चैनल पर दिखलावे, अन्यथा जो है पाकिस्तान का विनाश के कगार पर जो है हम लोग आगे बढ़े।
बिल्कुल इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुस्तानियों का सब्र का बांध टूटेगा और उसके कारण विपरीत जो स्थिति निर्माण होगी उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार रहेगी। सुदर्शन चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ हूँ, और जो श्री सुरेश जी ने उपवास का उद्घोषण किया है बृहस्पतिवार के दिन, मैं उनके साथ हूँ। और वेटरन्स इंडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहूँ कि हमारा पूरा वेटरन्स इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो आपके साथ हैं। साथ में मैं दलबीर कौर जी के परिवार के साथ सांत्वना प्रकट करता हूँ। ये वो ही महीना है जब मैं 24 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान की क्रूरता, आतंकवाद का मैं भुगभोगी हूँ। 24 अप्रैल 1996 को एक पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट सिरफरे ने, जो जम्मू के बॉर्डर पर मैं अपनी फोर्स के साथ तैनात था, उसने आईडी ब्लास्ट में मेरे एक प्यारे साथी हवलदार ठाकुर दास को शहीद कर दिया था। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया है पाकिस्तान को सजा दी जाए। पाकिस्तान इस तरह से नहीं मानेगा। पाकिस्तान की हरकतें हद पार कर चुकी हैं। दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा और इस तरह से हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक पाकिस्तान की कैद में सड़ते रहेंगे, उनको यातनाएं दी जाएंगी। मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जाए और पाकिस्तान को सजा दी जाए, सिखाया जाए। बिल्कुल आप कुलभूषण के बारे में जो पदक्षेप यादव जी आप ले रहे हैं, ये एक्चुअली हम सबका तरफ से प्रशंसनीय है। और जनरल बख्शी सर जैसे बताया, ये चाणक्य ने बताए थे, सर्प क्रूरः खड़ क्रूरः सर्पात क्रूरतर खड़ मंत्र औषधि वसः सर्प खड़ कैन निवार्यते। ये इतना खड़ में पहुंच चुका है, इनका गद्दारी काम किया है, इनका वफादारीता पर हमेशा यकीन नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारा भारत का बारे में ये आज नहीं, इंडिपेंडेंस का बाद से अभी तक जो जो काम करके आए हैं और घृण्य काम करके आए, और इसके लिए जो जागृत लाने के लिए आप जो पदक्षेप आज लिया और फास्टिंग करने के लिए संकल्प लिया, हम लोग सारे गर्वित इसके लिए। और सही बताया, सुप्त भारतवर्ष को आप जागृत करोगे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ए स्लीपिंग लायन कैच नेवर ए डियर। तो अच्छा, बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं सर, अभी सारे जो डिस्कशन चल रहा था उसमें एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी है। वो जनरल बख्शी साहब ने बोली थी कि भी हमारे देश के अंदर ये जो हमारे आस्तीन के सांप जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही परेशानी होती जा रही है। और ये जो आस्तीन के सांप की जो तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है, इसको खत्म करने बहुत जरूरी है। और मैं इस सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से, जैसे ही आप आस्तीन के सांपों की बात करेंगे, नाम लेंगे, आपको क्रिमिनल कहा जाएगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल क्रिमिनल्स हैं और ये आतंकवादी हैं। ये सबसे पहले आतंकवादी अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर, ये जो हमारे देश के अंदर बैठ के जो आतंक इन्होंने मचा रखा है, और ये अपना सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी देख लो आप, और इन्होंने बिल्कुल एनकरेज किया हुआ है इनका, ये दे आर एनकरेजिंग द, ये जितने भी वहां पे आतंकवादी बैठे हुए और पाकिस्तान को एनकरेज करते हैं यहाँ बैठ के, ये इनके खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जरूर चलनी चाहिए। बिल्कुल, और और मैं हम समझता हूँ कि बहुत हिंदुस्तानी इंपॉर्टेंट चलाएंगे है। और आप और हम चलाएंगे। जी, बिल्कुल, आप धन्यवाद। मैं एक भूतपूर्व सैनिक वेटरन इंडिया का सदस्य हूं। मेरी प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि उनके साथ 130 करोड़ जनता, हमारी फौज, अपोजिशन, देशभक्ति के उनमें साथ दे रही है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो दुश्मन जिस भाषा में उसको समझ में आता है, उसी भाषा में उसको रिप्लाई दे करके उसको बर्बाद कर देना चाहिए। बिल्कुल उसी भाषा में जो समझता है।
मैं वेटर्न इंडिया की तरफ से पूर्व सैनिक कुलभूषण जी के परिवार को अपने पूर्व सैनिकों का पूरा समर्थन देता हूं। और जिस तरह इजराइल का वो है कि इजराइल का अगर एक सैनिक, एक नागरिक, अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो वो गिनते नहीं है, उनकी गिनती में नहीं आता है कि हम उन कितनों से बदला लेंगे। उसी तरह आज क्या हमारा देश सर्जिकल स्ट्राइक की तरीके से क्या पाकिस्तान के 50 अफसरों को उठा के इंडिया में ला के उसी तरह टांग नहीं सकता? बिल्कुल टांग सकता है। क्यों नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? अगर सरकार नहीं कर सकती है, हम पूर्व सैनिकों को बोले हम जाएंगे। ये तो क्या, ये तो डिप्लोमेटिक नियमों को तोड़ के या बिल्कुल बिल्कुल देश पहले कानून बाद में है, और इसलिए यहाँ जो उनका दूतावास में बैठा हुआ उस बाशिद को सबसे पहले उठाओ, वो लेकर आएंगे कुलभूषण को। उसी के अलावा जैसे चाइना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं केवल दो बात इसमें कहना चाहूंगा। कभी भी दूसरे के कंधे पे ऊपर बंदूक रख के जंग नहीं जीती जाती है। बख्शी साहब बीच में बैठे हैं हमारे बीच में। यदि हिंदुस्तान ये कहता है अमेरिका को कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा ऐसा। और दूसरा विषय यह है कि जिस प्रकार से सर्जिकल अटैक किया गया अपना कैंप उड़ाने के लिए, उसी प्रकार से जितने हमारे सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी एक सर्जिकल अटैक की आवश्यकता है। बिल्कुल दीजिए, रिपीटेशन टालिए, रिपीटेशन सजेशन मत दीजिए। हाँ, अभी आपने कहा कि अगर हम उनको जो बैठे हैं हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट वाले, वो अगर उनको कहेंगे तो कम्युनल कहेंगे। हमें उनके कम्युनल की परवाह किए बिना तो ही, हम परवाह नहीं करते, बस उनकी परवाह किए बिना ही उनके घर में हम जैसे प्रशांत भूषण था, 4 दिन काला कोई सुधर गया। मैं आज इस संसद में सुरेश जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय देश में बहुत अनुकूल माहौल है, राजनीतिक माहौल बहुत अनुकूल है आपके, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जब हम पाकिस्तान को कड़े शब्दों में और युद्ध के रूप में भी, शब्द बहुत हो गए, अब शब्द नहीं, ये युद्ध के रूप में के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। युद्ध के रूप में सामना करें, और वो दिन दूर नहीं है कि लाहौर दिल्ली के नजदीक आ जाए। आप जो करना है करें जिंदल जी। और इसमें मैं आखिर में एक सजेशन के रूप में अंतिम उपाय एक लाइन में चारों गेस्ट का चाहेंगे। जैसे पहले साहब ने बताया कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। ये बहुत हैरानी की बात है कि इतने टेररिज्म चल रहा है, उसके बावजूद ये नहीं हुआ है। बिल्कुल मिश्रा जी। इंडस वैली जो हमारा रिवर है एग्रीमेंट तो चल रहा है, इंडिया के पास सबसे बड़ा वो एक हथियार है, उसको इनको बिल्कुल रिजॉल्व कर देना। बिल्कुल। हाँ मिश्रा जी। मैं सुरेश जी आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे यहाँ देश के खिलाफ बात करता है, पार्लियामेंट उसके लिए कानून पास करे कि उसको सीधा फांसी की सजा हो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम पूर्व सैनिक रोड पे ही नहीं उतरेंगे। हो सकता है कि पार्लियामेंट का भी घेराव करें कि आप इस तरह का कानून बनाइए। आपको हमने देश की रक्षा के लिए भेजा है। बिल्कुल दरवीर जी, उपाय की दिशा में क्या आपके हिसाब से अंतिम उपाय? जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात रखनी, जैसा हमारे पास 1 साल का मौका था, हम इसका भंडी प्रचार पूरा दुनिया में कर सकते थे। जहां भी जाते थे, जहां कोई आता था, उनके पास हमें रखनी चाहिए थी इस बात को। आज जैसा इसने ये सजा सुनाई और जो ड्रामे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जो ये सौदाबाजी करना चाहता है एक कर्नल को लेकर, तो हमें उसके साथ भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए और इसके आगे घुटने नहीं टिकने चाहिए। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बात को रखी होती तो आज जैसे इसने सजा सुनाई थी, तो इसको छुड़ाने के लिए आज वहाँ से भी आवाज़ें उठती और हमें मदद मिलती। हमें इसका जो प्रचार है वहाँ तक लेकर जाना चाहिए। जनरल बख्शी जी, अंतिम उपाय। देखिए, जैसे बहुत सही हम सब ने पहचाना और सारे वेटरन्स हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जितनी डिप्लोमेटिक आप चालें चल लें, पाकिस्तान की फौज को फौजी भाषा समझ आती है। फौजी भाषा का समय आ गया है।
जो कि मुंह से नहीं बोली जाती, हाथों से बोली जाती। बिल्कुल, कहने का नहीं, करने का समय। और इसलिए ये संसद अपेक्षा करती हिंदुस्तान की मुख्य संसद से कि वो एक विशेष सत्र बुलाए अगर उसकी आवश्यकता है। वैसे तो इस देश के सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनको बस एक आदेश देने की आवश्यकता है, और यहाँ के देश के नेताओं ने सो जाए तो भी चलेगा, हमारे सैनिक पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। इस ताकत का बार बार जो हम 26 जनवरी को राजपथ पर प्रदर्शन करते हैं, वो गोला बारूद, वो हथियार, वो सारे मिसाइल केवल शोभा देने के लिए नहीं है, केवल दिखाने के लिए नहीं है, उसका उपयोग करना चाहिए। और उसका उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी जगह पाकिस्तान है। ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, इनका उपयोग पाकिस्तान पे करके केवल हम हिंदुस्तान का हित नहीं देखेंगे, बल्कि दुनिया से एक आतंकी फैक्ट्री को खत्म करेंगे। अपेक्षा यही करते हैं। आप सब इस कार्यक्रम में आए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।